नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 28 जुलाई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPOSI, PET एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट सेगमेंट, नेशनल अफेयर यानी राष्ट्रीय मामलों में हरप्पन सिटी धौलावीरा इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। दोस्तों, जैसा कि 2 दिन पहले आप लोगों ने खबरों में पढ़ा होगा, रामप्पा टेम्पल को शामिल किया गया यूनेस्को की लिस्ट में। 39वां था, 39। अब यह 40वां जो है भारत का, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में नाम आ गया है। तो यह हड़प्पा काल का है यह शहर धौलावीरा। ये ध्यान रखेंगे, ये कहाँ है? गुजरात में है। तो हड़प्पा काल का शहर है। द हरप्पन सिटी ऑफ धौलावीरा इन गुजरात हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दिस इज द सेकेंड साइट इन इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड heritage list this month after the Ramappa temple at Palampet in Warangal, तेलंगाना। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, हालांकि इसके बारे में आप लोग सुन चुके हैं। और दोस्तों, यह जो है 44th सेशन था, ये जो यूनेस्को का 44वां यह मीटिंग चल रहा है, सत्र है, और इसमें 2 हमारे स्थलों को यूनेस्को की लिस्ट में नामित किया गया है, यानी जगह बनाई है। तो ये इस तरह से गुजरात नाउ हैज 4 हेरिटेज साइट, यानी अब गुजरात में 4 यूनेस्को की हेरिटेज साइट हो गई हैं, विरासत स्थल। वो कौन कौन से? धौलावीरा, पावागढ़ के निकट चंपानेर, पाटन में रानी की वाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद हेरिटेज सिटी से घोषित किया गया था। और दोस्तों, दिस सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज बीइंग चेयर्ड बाय कौन? फुजोऊ से की जा रही है। कहां से? फुजोऊ से। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और यह 31 जुलाई तक चलेगा। तो दोस्तों, इंडिया नाउ हैज ए टोटल ऑफ 40 वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग 32 कल्चरल एंड 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड प्रॉपर्टी। यानी याद रखिएगा, ये जो विरासत स्थल होते हैं 2 प्रकार के, यानी 3 प्रकार के कह सकते हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। तो जो मिश्रित में क्या होता है? सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों उनमें खूबियां पाई जाती हैं। तो एक मात्र है भारत में, वो है कंचनजंगा। याद रखेंगे। तो 32 कल्चरल हो गया, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड। और 1 मिक्स्ड वो कौन सा है? कंचनजंगा है। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, China and Italy are the only other countries that have 40 or more UNESCO World Heritage Site। यानी कह सकते हैं क्लब 40 में यह भी शामिल हो गया है। 40 या 40 से अधिक जो स्थल हैं, इटली हुआ, चीन, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस के हैं। और धौलावीरा के बारे में जैसा है कि इसकी खोज 1967-68 में JP जोशी के द्वारा की गई थी। द सिटी इज द 5th लार्जेस्ट ऑफ द मोर देन 1000 हड़प्पन साइट, यानी 1000 से अधिक हड़प्पा स्थलों में यह 5वां सबसे बड़ा और 8 प्रमुख हड़प्पा स्थलों में से एक है। तो यह भी ध्यान रखेंगे। अभी मानचित्र में थोड़ा सा देखेंगे और आसान हो जाएगा। देखिए, हमने इसको नीले रंग से इसको किया है। तो यह चंपानेर है, यह अहमदाबाद है, यह धौलावीरा जो अभी हुआ है, ये जो न्यूज में है। तो इस तरह से धौलावीरा, रानी की वाव, अहमदाबाद, और यह जो है 3 याद। तो इस तरह से याद करने का आप आसान तरीका ये देख सकते हैं। धौलावीरा के बाद यहाँ पर रानी का वाव, फिर अहमदाबाद, फिर चंपानेर, ऐसे क्रम से याद रखिएगा। यह चारों साइड हैं, यहीं पर ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दोस्तों, कांडला एक टाइडल पोर्ट जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय पत्तन हो गया है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यह ध्यान रखेंगे, कांडला पोर्ट है कहाँ? तो ये रन ऑफ कच्छ, और ये जो धौलावीरा भी है कच्छ के रण में ही स्थित है। वहां पर आप मानचित्र में देखेंगे ना, पंचम, खादिर, बेला जो द्वीप है वहीं पर स्थित है। तो यह खादिर वाले एरिया में पड़ेगा ये धौलावीरा। तो इसी तरह से देखिए, कांडला पोर्ट जो है, कांडला पोर्ट का मानचित्र में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जो है ये कच्छ का, ये बीच में रन ऑफ कच्छ है, कच्छ की खाड़ी के उत्तर में ही यह अवस्थित है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है यह
कांडला यह पहला ऐसा शहर हो गया है जो कि पहला हरित औद्योगिक शहर इसे घोषित किया गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है ये। और दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 एक्ट के तहत 2006 से स्पेशल इकोनॉमिक जोन शहर स्थापित किए जा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि और यहाँ पर जो वृक्ष, सोचिए पहले रन ऑफ कच्छ में था ये कांडला, इट इज ए टाइडल पोर्ट, ज्वारीय पत्तन है, यहाँ पर वनस्पतियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज जो मियावाकी वनीकरण पद्धति है उसको अपना करके यहाँ पर बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जिसे IGBC कहते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ का ही एक पार्ट है। इट इज पार्ट ऑफ CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2001 में हुआ था। तो इसी ने यह रेटिंग दी हुई है। यहां पर आप देख सकते हैं गांधीनगर गुजरात में है, और इसके जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, और विजय रूपानी इसके मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री क्या है, इसकी 1895 में इसका फाउंडेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। उदय कोटक 2020-21 के लिए इसके चेयरमैन हैं, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों त्रिपुरा अगरवुड पॉलिसी 2021। रिसेंटली द ड्राफ्ट त्रिपुरा अगरवुड पॉलिसी 2021 हैज बीन रिलीज, यानी हाल ही में त्रिपुरा अगरवुड नीति 2021 का मसौदा जारी किया है। और वर्तमान में यहां पर 50 लाख अगर के पेड़ हैं, कहां, त्रिपुरा में। और त्रिपुरा अगर टिम्बर पॉलिसी 2021 एम्स टू डबल द नंबर ऑफ दीज ट्री, यानी इसको दुगना करने का उद्देश्य रखा गया है 2021 नीति का, कि ये 2025 तक इन पेड़ों की संख्या को दुगना कर दिया जाएगा। इसमें जो है सरकार ने अगले 3 वर्षों में यानी 2025 तक का जो टारगेट है, बूस्ट द अगरवुड बिजनेस ऑफ द स्टेट टू अचीव ए टर्नओवर ऑफ 2000 करोड़ इन नेक्स्ट 3 ईयर। और दोस्तों यह जो है काफ़ी इसका तेल 1500 किलो अगर तेल का निर्यात करने की भी योजना है। और इससे क्या होगा, जो आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल पहल के भाग के रूप में इसको शुरू की गई है। और दोस्तों थोड़ा अगर वुड के बारे में जान लीजिए, तो इन द अगर ट्री ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज इमर्ज आफ्टर राइजिंग फ्रॉम द ट्रंक, यानी इसमें काफ़ी उपशाखाएं होती है, इसीलिए इसको ईगल वुड कहा जाता है, पंखों की तरह फैला होता है। और यह त्रिपुरा का जो है स्टेट ट्री भी है अगरवुड, याद रखेंगे। और इसका जो वानस्पतिक नाम है एक्वेलेरिया मेलांकेंसिस, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। इसे लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ अगर ऑयल इन ग्लोबल मार्केट इज 5 लाख, यानी 5 लाख रुपए इसकी कीमत है। और इसे गंभीर रूप से संकटापन्न श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। अगर मूल रूप से एशियाई महाद्वीप के पेड़ हैं। भारत के अलावा चीन, मलाया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, इन सब में भी यह पाए जाते हैं। और दोस्तों भारत में बात की जाए तो पूरा पूर्वोत्तर हिमालय में भी और साथ साथ केरल में भी यह पाए जाते हैं। तो ये भी जाएं, इसकी ऊंचाई 40 मीटर तक होती है, सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा त्रिपुरा के बारे में जान लीजिए। तो त्रिपुरा जैसा कि नाम से ही देखिए, त्रिपुरा यानी सराउंडेड बाई 3 साइड्स ऑफ बांग्लादेश। यही कारण है कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की जो सीमा है उसे हम जीरो लाइन टाइटल कहते हैं, यानी शून्य रेखा की उपमा दी गई है बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में। और तो इस तरह से इधर देख रहे हैं मिजोरम जो है टच कर रहा है, असम टच कर रहा है। तो 2 इंडियन स्टेट एंड 3 तरफ से जो है इंटरनेशनल बाउंड्री यानी बांग्लादेश इसको टच कर रहा है। इसकी कैपिटल अगरतला है। वो कहाँ है, वेस्ट त्रिपुरा में पड़ती है। 1972 में यह अस्तित्व में आया और बिप्लव कुमार देव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ यूनिकैमरल है, एक सदनी विधानसभा है। विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। राज्यसभा 1 और 2 लोकसभा। तो लेजिस्लेचर में एक सदनी है और विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 60 है। विधान परिषद यहाँ नहीं है, स्टेट काउंसिल यहाँ नहीं है। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। ट्रॉपिकल स्टॉर्म नेपार्टक विल ब्रिंग रेन विंड वेव्स टू नॉर्थ ईस्ट जापान। दोस्तों इस चक्रवात के आने की वजह से कहा जा रहा है कि ओलंपिक गेम प्रभावित हो रहा है, डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। तो दोस्तों यह चक्रवात उष्णकटिबंधीय, देखिए चक्रवात क्या होते हैं, साइक्लोन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये ध्यान रखेंगे। तो ये जापान में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसे हम
टाइफू कहते हैं, चीन में टाइफून कहते हैं, फिलीपींस में बागियो कहते हैं, इसी तरह से अपने देश में इसको साइक्लोन ही कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं, अमेरिका में इसको जो मैक्सिको की खाड़ी में उठता है उसको टॉर्नेडो कहा जाता है, और कैरेबियन सागर में इसे हरिकेन कहा जाता है। तो ये सब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम हैं। तो यह जापान में कौन सा चक्रवात आया है? नेपार्टक, जो कि होन्शु, ये देखिए सबसे बड़ा द्वीप है, होन्शु द्वीप से में यह टकराया है। तो इसीलिए जो है इसमें काफी तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हो रही है। यही कारण है कि जो आज की जो प्रतियोगिताओं को, कुछ सर्फिंग आयोजनों को मंगलवार को स्थानांतरित कर दिया गया था कि हो सकता है कि यहां पर, हालांकि यह बुधवार तक यह धीरे धीरे डाउन पड़ जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों उज्बेकिस्तान। टू होस्ट सेंट्रल एंड साउथ एशिया कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस 2021। दोस्तों जैसा कि यह मिडिल ईस्ट में, ये कह सकते हैं मध्य एशिया का देश है, जिसमें उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे देश हैं ना, इनकी राजधानियां जरूर याद रखा करिए, ये अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं। जैसे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तो उज्बेकिस्तान ने ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी चुनौतियों और अवसर नामक एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की होस्टिंग की है। तो इन दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान अशरफ गनी एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर एस जयशंकर, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मोर देन 40 कंट्रीज एंड 30 ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेटेड। यानी जयशंकर सहित 40 से अधिक देशों और 30 संगठनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं शौकत मिर्जियोयेव, यह जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है, याद रखना उज्बेकिस्तान के। इन्होंने इनके बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाज आल्सो एड्रेस्ड बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्वेटेरस। ये कौन है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। और भारत की तरफ से जयशंकर प्रसाद इस सम्मेलन को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति बने, यानी डॉक्टर एस जयशंकर बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस द प्लेनरी सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस। अब बढ़ते हैं दोस्तों इस स्कीम में, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो यह जो है योजना 9 मई 2015 को नरेंद्र मोदी के द्वारा कोलकाता में प्रारंभ की गई थी। तो इस योजना का जो बेनिफिट उठाते हैं वह 18 ईयर ओल्ड से लेकर के 50 ईयर तक के, और 55 में यह परिपक्व हो जाती है, और कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना का लाभ ले सकता है। इसमें सालाना प्रीमियम 330 रुपए जमा करने होते हैं। अगर जीवन ज्योति बीमा में निवेश के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। इसमें जीएसटी भी लागू है, याद रखेंगे इस रकम पर। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। आज हम बात करेंगे कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन हो गया है। तो बासवराज बोम्मई अपॉइंटेड एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, यानी सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर बासवराज बोम्मई हैज बीन स्वर्न एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक। और इनको किसने शपथ दिलाई? अभी अभी मंत्रालय से हटे हैं थावरचंद गहलोत ने। कर्नाटक की यह गवर्नर हैं। दोस्तों यह बोम्मई लिंगायत समुदाय से आते हैं, और लिंगायत कम्युनिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और हर बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो लिंगायत समुदाय का ही व्यक्ति यहाँ का मुख्यमंत्री बनता है। तो टिल नाउ ही वॉज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर एंड लॉ मिनिस्टर अलॉन्ग विद द होम मिनिस्टर फॉर द स्टेट। और इनके पिता का नाम एसआर बोम्मई जो है यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनके नाम एक और रिकॉर्ड है, भारत का पहला यानी इंडियाज फर्स्ट 100% पाइप इरिगेशन प्रोजेक्ट इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी 100% पाइप सिंचाई लागू करने वाला इनका यह कॉन्स्टिट्यूएंसी था। तो इस तरह से याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं बुक्स एंड अवार्ड्स में। संजय सहोता ये 2015 में भी बुकर के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए थे, लेकिन बाहर हो गई थी। यह 13 लेखकों की सूची में शामिल हो गए हैं। इनकी किताब इस बार चाइना रूम है, जो कि दावेदारों की सूची में शामिल हो गई है। तो 158 novels published in the UK and Ireland after 1 October 2020. The judges listed 13 novels as contenders for the Booker Prize. यानी अब इन 13 में से क्या होगा, 6 को चुना जाएगा, फिर 6 को लास्ट में नवंबर
दिसंबर में दिया जाएगा। तो इस तरह से ये संजीव सहोता जो है 1960 के दशक में पंजाब से ब्रिटेन पहुंचे थे, और इसमें और भी जो किताबें हैं उनको हमने दे दिया है। अमेरिका के लेखक हैं, ब्रिटेन, श्रीलंका के लेखक, इन सब की किताबों को इसमें डाला गया है। तो इस तरह से यह बुकर पुरस्कार जो ध्यान रखेंगे राष्ट्रमंडल देशों को दिया जाता है, 1969 से दिया जा रहा है, यह भी ध्यान रखेंगे। और यह भारत के जो पहले बुकर अवार्ड प्राप्त करता थे वीएस नायपॉल, उसके बाद सलमान रुश्दी साहब हुए, फिर जो है अरुंधति रॉय हुई, फिर किरण देसाई हुए, फिर जो है ये अरविंद अडिगा। उसके बाद अगर इनको मिलता है तो ये भी भारतीय मूल के कहलाएंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। आईएमएफ कट्स ग्रोथ रेट एस्टिमेट बाय 3%। सोचिए 3% घटाया विकास दर अनुमान को, यानी यह कहीं ना कहीं कोरोना और वैश्विक अर्थव्यवस्था या देश की अर्थव्यवस्था में कम होने की वजह से ऐसा निर्णय लिया है। तो यह अनुमान लगाया है बढ़ भी सकता है। तो दोस्तों जो अनुमान था 12.5 का, उसे अब 9.5 कर दिया गया है। किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा। तो हाउएवर फॉर द ईयर 2022 द आईएमएफ while giving the news of relief has given an economic growth estimate of 8.5%, which is 1.6% higher than the earlier estimate। यानी 1.6 से ज्यादा बता रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। और नई लहरों की संभावनाओं को देखते हुए इस विकास दर में गिरावट का अनुमान लगाया है। अब यहां पर आईएमएफ के बारे में जान लीजिए। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, जो कि पोटोमैक विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ पोटोमैक रिवर। 1944 के तहत जो है 1945 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसके डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, और गीता गोपीनाथ हमारे देश की यह जो है जुड़ी हुई हैं इससे, और इसमें 190 मेंबर्स हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। वेट लिफ्टर गुरेवा विंस फर्स्ट ओलंपिक मेडल फॉर तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों जैसा कि अभी हमने नाम लिया था तुर्कमेनिस्तान, इसकी कैपिटल अशखाबाद है। तो तुर्कमेनिस्तान ए स्पर्सली पॉपुलेटेड कंट्री दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन वॉन इट्स फर्स्ट मेडल एट द ओलंपिक। यानी सोवियत संघ से स्वतंत्रता के बाद यह जो है अस्तित्व में आए थे तुर्कमेनिस्तान। मैंने बताया नहीं जो देश थे, तो यह जो है तुर्कमेनिस्तान ने अपना पहला पदक जीता है। और इसको किसने जीता है, किस खेल की हैं वो? भारोत्तोलक हैं। यानी भारोत्तोलक का मतलब होता है वेटलिफ्टर। पोलिना गुरेवा ने टोक्यो खेलों में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक जीता है 59 किलोग्राम कैटेगरी में। तो इस तरह से याद रखेंगे। इसमें स्वर्ण पदक ताइवान की क्यों हंसिंग चुन ने जीता है, यह जो है इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। आज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है, यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। हमें अपनी प्रकृति को बचाना है। तो इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 28 जुलाई। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आज ही विश्व हेपेटाइटिस दिवस है, यानी लीवर जो है कमजोर हो जाता है, लीवर कैंसर हो जाता है, लीवर इसमें पूरी तरह से खत्म हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 28 जुलाई। गाइडलाइन एंड प्रोग्राम आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इस बार का जो थीम रखा गया है हेपेटाइटिस कांट वेट। यह वेट नहीं करता। अगर इसका आपने इंतजार कराया, यानी आपने इसका इलाज नहीं कराया, तो निश्चित रूप से यह घातक सिद्ध हो सकता है। तो यही कारण है यह नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग का जो है बर्थडे के दिन ही इसे मनाया जा रहा है। तो आज ही के दिन उनका जन्म हुआ। तो इसमें देयर आर 5 टाइप्स, यानी ए बी सी डी ई, जिसमें बी और सी बहुत घातक होते हैं, इसमें डेथ हो जाती है। तो हेपेटाइटिस बी एंड सी मौत का सबसे कह सकते हैं कॉमन कॉज ऑफ डेथ है, जिसमें हर साल 1.3 मिलियन लोगों की जान जाती है। और WHO के अकॉर्डिंग जो है देश में कुल 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी के मरीज हैं, और 2030 तक हेपेटाइटिस बी के उन्मूलन का लक्ष्य भी रखा गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों लेटेस्ट टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में। जैसा कि हिस्ट्री सीरीज चल रहा है, मुगल वंश चल रहा है, आज हम बात करेंगे औरंगजेब की। तो दोस्तों यह 6वां औरंगजेब मुगल वंश का 6वां शासक था, 6th
रूलर कह सकते हैं मुगल डायनेस्टी का। तो औरंगजेब का जो जन्म हुआ था 1618 को गुजरात के दोहद में हुआ था। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज के बेटे थे और बचपन पूरा इनका नूरजहां के पास ही बीता था। ऑन 18 मई 1637 औरंगजेब वाज मैरिड टू दिलरास बानो बेगम ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ पर्सिया। उन्होंने दिलरास बानो बेगम के साथ विवाह किया था और यह जो है बाद में इन्होंने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया आलमगीर के नाम से। अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में करवाया। तो इस तरह से एम्परर औरंगजेब एक्सेप्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इस्लामिक रिलीजन मेड कुरान द बेसिस ऑफ हिज रूल, यानी वह कुरान को स्वीकार करते हुए, यानी इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकार करते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था। और दोस्तों यह देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया था। तो यह जो है यह भी पॉइंट, इनके बहुत सारे फैक्ट हमने दिया है। इन्होंने फिर सारे पलट दिए, जैसे अकबर ने जजिया कर रोक लगाई थी, इन्होंने फिर तुरंत हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर लगा दिया था और सर्वप्रथम जजिया कर मारवाड़ पर लागू किया था। और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 16, ये भी कई बार आप लोगों के एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। गुरु तेग बहादुर सिंह ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया, जिसकी वजह से 1765 में ही उनको मरवा दिया था इसने। तो इस तरह से 1679 में लाहौर की बादशाही मस्जिद बनवाई थी। इसी तरह से 1678 में बीबी का मकबरा, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ, अपनी पत्नी रबिया दुरानी की स्मृति में बनवाया था। और दिल्ली के लाल किले अगर आप जाते हैं, वहां मोती मस्जिद इसी ने ही बनवाया था। गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल शासन में मिला लिया था। तो इस तरह से यह पॉइंट है, इन्हें ध्यान रखेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार अगर किसी के काल में थे मुगल पीरियड में, तो वह औरंगजेब के ही काल में थे। और इस तरह से औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी और औरंगजेब के बेटे शहजादा अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसने नौरोज इन सब पे जो है बैन कर दिया था। 1707 में इसकी डेथ हो गई थी। औरंगजेब को दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में इसको दफनाया गया था। उनकी कब्र औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद में स्थित है। तो इस तरह से उन्होंने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया, दारुल इस्लाम में बदलने का महत्वपूर्ण मानता था, काफिरों का देश को जो है कह सकते हैं दारुल हर्ब। तो ये सारे जो है, और यह बहुत संगीत प्रेमी बहुत था, वीणा वादक था। तो यह संगीत इसके समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ा था, उसको जो है इस मतलब इन्होंने प्रशय दिया था। ये फैक्ट है, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब आते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं मिली, रेणुबाला, श्रवण खालिंग, SK, स्नेहा शर्मा, तोहफा शबा तश्कीन, अंशुल, जेबुन्निसा अजमेरा, गौरव सिंह, अभिषेक यादव, संदीप यादव, मुस्कान हरुण शेख, अभिषेक कुमार, राजन साहू, पूरन कुमार, राजकुमारी देवांगन, पूर्णिमा जायसवाल, DS, नरेंद्र गुर्जर, सचिन दुबे, नाईम अंसारी, सतीश कुमार, निधि राठौर, दिलीप कुमार, जय विराज, स्वप्निका सिंह, अनुधामा, चंचला चक्रवर्ती, विनोद जायसवाल, साई तेजा डुगी, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। तो इस तरह से साउथ इंडियन भी आगे कराएंगे, एक एक करके ही आगे कराएंगे। अब बढ़ते हैं, आज का पहला प्रश्न है, हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी आर देयर इन इंडिया नाउ, यानी अब कितनी जो है विश्व धरोहर संपत्तियां हैं भारत में, अब कुल कितनी हो गई हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं। तो 38, 39, 40 या 41। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी गॉट द स्टेटस ऑफ फर्स्ट ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली, यानी हाल ही में किस शहर को भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर का दर्जा प्राप्त हुआ। सूरत स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशाखापट्टनम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिलीज द ड्राफ्ट अगरवुड पॉलिसी 2021, यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगरवुड नीति 2021 का मसौदा जारी किया है। त्रिपुरा, उड़ीसा, मणिपुर या मेघालय। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म नेपाल्टक हैज हिट विच कंट्री रिसेंटली, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात या तूफान नेपाल्टक किस देश में आया है। थाईलैंड, मैक्सिको, जापान या बांग्लादेश। अब बढ़ते हैं, विच बुक ऑफ इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश नॉवलिस्ट संजीव सहोता हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ कंटेंडर्स फॉर दिस ईयर्स
बुक प्राइज यानी बुकर प्राइज, यानी इस बार के बुकर प्राइज में 13 किताबों में शामिल किया गया है। यह संजीव सहोता की किस किताब को? चाइना रूम को, द ईयर ऑफ द रनवेज को, द फॉर्च्यून मैन को, या ए पैसेज नॉर्थ को? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च्ड? 2014, 15, 16 या 18? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड? यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां अवस्थित है? न्यूयॉर्क में, शिकागो में, वॉशिंगटन डीसी में, लॉस एंजल्स में? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटलिफ्टर पोलिना गुरेवा इज द एथलीट फ्रॉम विच कंट्री हु वॉन हर कंट्री ए सिल्वर मेडल एट द टोक्यो गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार अपने देश को उन्होंने पदक दिलाया है, वो भी क्या? सिल्वर मेडल। तो वह किस देश की हैं? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व्ड? 23 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई या 28 जुलाई? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड लास्ट, विच मुगल रूलर had the largest number of हिंदू मनसबदार ड्यूरिंग हिज पीरियड? या उसके काल में सबसे अधिक मनसबदारों की संख्या किसके काल में थी? किस शासक के काल में? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।